जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय मातृशक्ति, जय युवा शक्ति, जय नागरिक शक्ति। आप सभी सम्मानित भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। जिस बात का भय था वही हुआ। आखिरकार भाजपा अपने मंसूबों में कामयाब हो ही गई। भाजपा का पुराना पैंतरा चली गया, षड्यंत्रकारी पैंतरा। फूट डालो और राज करो। भाजपा जैसी पार्टी, डबल इंजन की सरकार, लाख मांगने के बाद, लाखों संघर्षों के बाद किसी को पानी तक न पिलाए, मुफ्त में किसी को पानी तक न दे, और यूजीसी में नियम कानून में फेरबदली इतनी आसानी से कर दे, ये हो ही नहीं सकता है। बिन मांगे किसी को उनका न्याय अधिकार सुरक्षा दे दे, ये समझ से, सोच से परे है। इसीलिए हम डे वन से कह रहे थे कि भाजपा जानबूझकर यूजीसी को बात का पतंगड़ बना रही है, इसे मुद्दा बना रही है, क्योंकि भाजपा के पास अब किसी भी प्रकार का मुद्दा नहीं रहा। भाजपा का राष्ट्रवाद का खोखला मुद्दा भी ध्वस्त हो चुका है। पाखंड धर्म को हमारा धंधा बना करके अपने पाखंड का मुद्दा भी इनका ध्वस्त हो चुका है। इनका रोजगार का मुद्दा ध्वस्त हो चुका है। इनका काला धन का मुद्दा ध्वस्त हो चुका है। अब्दुल को टाइट करने का मुद्दा ध्वस्त हो चुका है। यानी कि रोजगार देने का, मकान देने का, विकसित भारत का, बुलेट ट्रेन का, 100 ऐसे स्मार्ट सिटी का, या तमाम प्रकार के भी जो भी भाजपा ने वादा किए थे वो सारे के सारे ध्वस्त हो चुके हैं। न केवल ध्वस्त हुए हैं बल्कि इस भाजपा के प्रोपेगेंडा में देश का खरबों पैसा बर्बाद हुआ है। यहाँ देश की जनता को डबल ट्रिपल चौगुना नुकसान हुआ है। जनता के भावनाओं के साथ खिलवाड़, जनता के वोट के साथ खिलवाड़, वोट का दुरुपयोग, जनता के टैक्स का दुरुपयोग, और जनता को मिला कुछ भी नहीं। अंत में जातिगत विद्रोह मिला। अंत में समाज में फूट डालो राज करो वाली भावनाएं जनता को मिली। तो मैं अपने जनरल समाज से यूजीसी का विरोध न करने के लिए क्यों कह रही थी, उसके पीछे का यही कारण था कि भाजपा चाहती थी कि हम यूजीसी के नियमों में फेर बदल करके चालाकी से जनता के बीच लाएंगे, जिससे जनरल कास्ट वाले नाराज होंगे और फिर हम इसको वापस ला जाएंगे। फिर हम आने वाले चुनाव में जहां ओबीसी, एससी, एसटी बहुल इलाका होगा, वहां भाजपा ये कह पाएगी कि देखो हम तुम्हारे न्याय सुरक्षा के लिए, तुम्हारे अधिकारों के लिए यूजीसी में मजबूत नियम लाए थे, मजबूत फेरबदली हमने की थी तुम्हारे अधिकारों के लिए, लेकिन जनरल कास्ट वालों ने जो है विरोध कर दिया, इसलिए हम कानून लागू नहीं कर पाए। यानी कि हमारी सहानुभूति ओबीसी, एससी, एसटी समाज के साथ ही हम तुम्हारे हितैषी थे, लेकिन तुम्हारा दुश्मन जो है जनरल कास्ट वाला है, क्योंकि उन्होंने वो नियम लागू करने ही नहीं दिए, उन्होंने उसका विरोध कर दिया, वो तुम्हारे दुश्मन है। और जहां जनरल कास्ट बहुल इलाका होगा वहां जाकर भाजपा कहेगी देखो तुमने यूजीसी में फेरबदल के नियमों का विरोध किया और हमने वापस लिया कि नहीं लिया कानून। हाँ बोलेंगे लिया। तो यहाँ भाजपा गेम खेल गई। यहाँ भाजपा जनरल कास्ट वालों के और हमारे ओबीसी, एससी, एसटी समाज के बीच खाई पैदा कर गई। यहाँ भाजपा हमारे ओबीसी, एससी, एसटी समाज के अगेंस्ट जनरल कास्ट वालों को कर गई। इसीलिए कह रही थी कि विरोध ना किया जाए, चुपचाप समर्थन किया जाए और भाजपा के मुंह पे तमाचा लगाया जाए। हालांकि अभी भाजपा के लिए चीजें आसान नहीं होंगी, क्योंकि ओबीसी, एससी, एसटी समाज ग्राउंड में उतरेगा, अपने अधिकारों के लिए लड़ेगा। पहले किसी को पता भी नहीं था इस विषय में, लेकिन जब इस कानून के, इस नियम के खिलाफत में जनरल कास्ट के लोग उतरे, तब सब लोगों को इस बात का जानकारी, ज्ञान प्राप्त हो गया कि आखिर यूजीसी है क्या। अब जो जिन कास्टों के पक्ष में यह कानून बना था, जाहिर सी बात है वो सड़कों में आ जाएंगे,
और आएँगे क्यों नहीं आएँगे अपने अधिकारों के लिए। मैं इसीलिए कह रही थी कि ये 21वीं सदी है, आधुनिक भारत है। यदि आधुनिक भारत में भी यूजीसी में फेरबदल करना पड़ रहा है, जाति, नस्ल, प्रांत, लिंग के नाम पे प्रावधान बनाना पड़ रहा है, तो विरोध कानून की करने की नहीं थी, विरोध ऐसी मानसिकता का करने का था कि क्यों भाई अभी भी इस आधुनिक युग में तुम कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में किसी भी महिला के साथ लिंग के नाम पे, किसी भी पुरुष के साथ जाति के नाम पे, या किसी भी नागरिक के साथ प्रांत के नाम पे, नस्लों के नाम पे भेदभाव क्यों हुआ जा रहा है। क्या ही कर लेंगे, कोई किसी भी प्रांत से होगा, किसी भी नस्ल से होगा, किसी भी जाति से होगा, किसी भी धर्म से होगा। वैसे भी ये चीज़ें वैज्ञानिक तो है नहीं, वैसे भी इन चीज़ों ने किसी भी जाति ने, किसी भी नस्ल ने, या किसी भी मैन मनुष्य के द्वारा कल्पना की गई जाति ने कुछ ऐसा आविष्कार तो किया नहीं, समाज को कुछ तो ऐसा दिया नहीं कि जो बरकरार रहने चाहिए। क्या कोई जाति बरकरार रहनी चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं। मैं पहली बार, क्षमा चाहती हूँ, मैं पहली बार यूजीसी के बारे में सुन रही थी। जब मैंने उस विषय के बारे में पढ़ा, मैं इस विषय के बारे में हैरान थी। चलो गाँव गलियों में तो ठीक है, भेदभाव उनके नसों में फैल चुका है, तो वो तो हमें समझ में आता था कि गाँव के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जागरूक नहीं हैं, उन्हें चीज़ों के बारे में समझ नहीं है। लेकिन यदि यूनिवर्सिटियों में, बड़े-बड़े विश्वविद्यालयों में किसी बच्चे के साथ जाति के नाम पे शोषण हो रहा है और वो बच्चा खुदकुशी कर रहा है, अस्पतालों में किसी बेटी के साथ जाति के नाम पर शोषण हो रहा है, उन्हें प्रताड़ित किया रहा है, उन्हें अपमान किया जा रहा है और वो आत्महत्या कर रहे हैं, या फिर बहुत से लोगों को विश्वविद्यालयों में प्रताड़ित करके, न केवल विश्वविद्यालयों में, जो भी इंस्टीट्यूट हमारे हैं, चाहे वो आईटीआई हो, चाहे आईआईएम हो, चाहे कोई भी बड़े बड़े हमारे आधुनिक शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र हों, यहाँ सभी जगह जाति के नाम पे शोषण हो रहा है। मैं इस बात को देखकर काफ़ी हैरान थी साथियों। कम से कम वहाँ तो पढ़े लिखे लोग हैं मेरे हिसाब से, जहाँ भी शिक्षण प्रशिक्षण क्षेत्र हैं, चाहे वो एमबीबीएस के हों, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हों, बड़े-बड़े यूनिवर्सिटी हों, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वहाँ पढ़े लिखे ही लोग गए होंगे, अनपढ़ तो कोई गया नहीं होगा। और यदि पढ़े लिखे लोग अपने ही देश के लोगों के साथ, अपने ही धर्म के लोगों के साथ, अपने ही समाज के लोगों के साथ जाति के नाम पे भेदभाव करते हैं, लिंग के नाम पे भेदभाव करते हैं, प्रांत के नाम पे भेदभाव करते हैं, नस्ल के नाम पे भेदभाव करते हैं, या धर्म के नाम पे भेदभाव करते हैं, या किसी भी प्रकार से भेदभाव, गरीबी के नाम पे भेदभाव करते हैं, या लुक पे या रंग पे किसी भी प्रकार से भेदभाव करते हैं, तो ये तो बेहद गंभीर विषय है। जिन युवाओं के हाथ में देश का भविष्य है, वो युवा यदि इस घटिया चीज़ पे अपनी दिमाग लगा रहे हैं, अपनी एनर्जी लॉस कर रहे हैं, इन घटिया चीज़ों पे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, तो ये तो बेहद चिंतनीय विषय है, ये बेहद गंभीर विषय है। और इस आधुनिक भारत में 21वीं सदी में इस प्रकार के नियम कानून फेरबदल करने पड़ रहे हैं, कानूनों में कड़ाई लानी पड़ रही है, वो भी जाति, धर्म, लिंग, प्रांत, नस्लीय या आर्थिक तौर पे, तो शर्म आनी चाहिए हमें। एज द ह्यूमन बीइंग हमें शर्म आनी चाहिए, एज द सोसाइटी हमें शर्म आनी चाहिए, एक मनुष्य होने के नाते हमें शर्म आनी चाहिए, इस देश के एक नागरिक होने के नाते हमें शर्म आनी चाहिए कि हमारे नागरिकों के साथ हमारे बीच में जो है छुआछूत हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। तो विरोध यूजीसी में फेरबदल की, कानून की नहीं होनी चाहिए, विरोध हमारी मानसिकता की होना चाहिए कि हम कैसे इस आधुनिक भारत में अपने लोगों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं। मैं इस विषय को देखकर बेहद गंभीर थी। लोगों ने बेहद तर्क दिए, कुतर्क दिए, किसी ने कहा कि मिसयूज होगा, हालांकि मैं इस विषय को भी मानती हूँ, मिसयूज भी हो सकता है, होता है, लेकिन बहुत से मामलों में ऐसे हमने देखा है कि बहुत से लोगों को इसीलिए डराया जाता है कि कहीं तो मिसयूज तो नहीं कर रहा है, अगर उसके साथ गलत भी हुआ होगा तो वो फिर बोलने में डर जाता है, घबरा जाता है। तो मैं यहाँ पे मिसयूज की जहाँ पे बात आ रही है, मैं चाहती हूँ कि इसमें प्रावधान होना चाहिए कि कोई मिसयूज ना करे, संशोधन इस विषय में होना चाहिए। मैं डे वन जी इस पक्ष में थी कि संशोधन होना चाहिए, लेकिन फिर क्या गारंटी है कि यदि मिसयूज के डर से मिसयूज का प्रावधान लाया जाएगा कि कोई मिसयूज ना करे,
और फिर कोई उन्हें फटकार दे कि तुम झूठ बोल रहे हो, मिसयूज कर रहे हो, तो फिर उस मिसयूज का भी मिसयूज होगा। यानी कि मिसयूज हर चीज का होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि देश में हमारी जो सरकार केंद्र में होती है, वो जो केंद्रीय एजेंसियां होती है हमारी, सीबीआई का, ईडी का, सीआईडी का, तमाम चीजों का मिसयूज करती है। तो क्या केंद्रीय एजेंसियां ध्वस्त कर देनी चाहिए? क्या केंद्रीय एजेंसियों का जो कानून है वो वापस लिया जाना चाहिए? जबकि वो बेहद ही मिसयूज उसमें होता है। यदि 100 केस कोई लगाते हैं तो कम से कम उसमें 95 केस जो है झूठे होते हैं, 5 केस उसमें सही होते हैं। तो मिसयूज तो सबसे ज्यादा सरकार करती है, कानून का, पद का, कद का, शासन का, प्रशासन का, और धन का, दौलत का, वोट का, सब कुछ का मिसयूज तो सबसे ज्यादा अ, हमारे देश के राजनीतिक पार्टियां, हमारे देश के नेता, हमारे जनप्रतिनिधि करते हैं। तो क्या कानून ध्वस्त हो जाना चाहिए? क्या सरकारें ध्वस्त हो जानी चाहिए? क्या कोई भी जितने भी चीजें बनाई गई हैं देश के भलाई के लिए, देश के उद्धार के लिए, क्या वो खत्म कर दिए जाने चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं। ये इंसानियत नहीं है, ये समझदारी नहीं है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि मेरे भाई बहनों, ये बेहद ही गंभीर विषय है, ये सोचने विषय है, ये चिंतनीय विषय है। मैं एक इस देश के नागरिक होने के नाते, एक महिला होने के नाते पूछना चाहती हूँ कि मिसयूज तो जब होगा तब होगा, लेकिन क्या आप किसी के भी साथ लिंग के नाम पे, जाति के नाम पे, प्रांत के नाम पे, नस्ल के नाम पे, आर्थिक गरीबी के नाम पे शोषण को जायज समझते हो? ये कैसी जायजता है? और यदि आप नहीं समझते हो तो इसे रोकने के लिए क्या किया जाए? आपको इस बात में भी चिंतन करना चाहिए। क्योंकि मैं इस विषय के लिए, मैंने दो टूक कहा है कि उत्तराखंड वासी और खास करके माँ बहन बेटियां इसका विरोध न करें, क्योंकि इसमें स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि महिलाएं किसी भी जाति से हो, किसी भी प्रांत से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी क्षेत्र से हो, महिलाओं के साथ भी किसी भी प्रकार का धोखाधड़ी या किसी भी प्रकार का अव्यवहार नहीं होना चाहिए लिंग के नाम पे। तो क्या महिलाएं सिर्फ ओबीसी, एससी, एसटी समाज में है, जनरल समाज में महिलाएं नहीं है? या जनरल समाज के लोग महिलाओं को महिलाएं नहीं समझते हैं, लड़कियों को अपनी औलादें नहीं समझते हैं? तो मेरा दो कारण था इस विषय का सपोर्ट करने का। पहला कारण कि भाजपा बड़ी ही चालाकी से जनरल कास्ट को ओबीसी, एसटी, एससी समाज के अगेंस्ट कर रही है, जनरल कास्ट को विलेन घोषित करेगी, पहला कारण। दूसरा कारण था, यदि सचमुच में यूनिवर्सिटियों में ऐसा कांड हो रहा है तो यहाँ सचमुच में सख्त कानून की जरूरत है। यदि कानून नहीं रोक पाएगा तो और कौन रोकेगा? हालांकि मैं एक चेतना के तौर पे ये भी मानूंगी कि किसी भी क्राइम को कानून सिर्फ रोक सकता है, मिटा नहीं सकता। मिटाना तो हमारी चेतना ही मिटा सकती है। जब हम किसी के साथ भेदभाव ही नहीं करेंगे, जब हम किसी के साथ किसी भी प्रकार का शोषण ही नहीं करेंगे, फिर कानून की जरूरत ही कहां पड़ेगी? और यदि ऐसी कानून की जरूरत पड़ रही है तो हमें अपने अंतरतम में झांकने की जरूरत है कि हम 21वें भारत में भी जाति के इस बेजदा पेंच पे क्यों फंसे हुए हैं, ऐसे काल्पनिक सोच पे क्यों फंसे हुए हैं? जाति किसी की नेगी है, किसी का रावत है, किसी का पोखराल है, किसी का कांत है, किसी का भट्ट है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। तो इन जातियों का अर्थ क्या होता है? इन जातियों का मूल्य क्या है? कुछ भी नहीं। जिस चीज का मूल्य कुछ नहीं, जिस चीज का अर्थ कुछ नहीं है, हम उस चीज को जानबूझकर बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हैं? क्यों नहीं हम इस जाति व्यवस्था को ध्वस्त करके एक समृद्धशाली समाज का, एक समृद्धशाली राष्ट्र का निर्माण करें? क्यों ना? फिर हमें यह कहने का कोई अधिकार नहीं है मेरे भाई बहनों कि दुनिया में जो है 57 कंट्री मुसलमानों की हैं, मुस्लिम कंट्री हैं, दुनिया में 100 से ज़्यादा कंट्री ईसाइयों की हैं। जब हम जाति पे ही अटक जाते हैं, जब हम अपनी घर की महिला का भी उद्धार नहीं चाहते हैं, हम इतने स्वार्थी, इतने घृणित मानसिकता से ग्रसित हो चुके हैं, यदि हमारी घर की महिलाओं को कहीं यूनिवर्सिटी में कहीं पे न्याय सुरक्षा के लिए, अधिकारों के लिए प्रावधान मिल रहा है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। जब हम अपनी घर की महिलाओं को सक्षम नहीं दे सकते, अपनी महिलाओं को सुरक्षित नहीं देख सकते, अपनी महिलाओं को अधिकार से आर्थिक तौर पे परिपूर्ण नहीं देख सकते, तो हम
कैसे कह सकते हैं कि दुनिया में 57 कंट्री मुसलमानों की हैं या 100 से ऊपर कंट्री ईसाइयों की है। हम तो उस घूम फिर करके कुएं के मेंढक जो है कुएं में ही गिर जा रहे हैं। और फिर आपने इस यूजीसी नियम, भाजपा ने तो गेम खेला है। मैं स्पष्ट शब्दों में कह रही हूँ कि भाजपा ने जो है ऐसा गेम खेला है कि भाजपा ने हमको एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ा कर दिया है। लेकिन तुम्हें भाजपा के गेम में नहीं फंसना चाहिए था। तुम्हें कहना चाहिए था ठीक है, हम इस कानून का समर्थन करते हैं, लेकिन जब एक मिसयूज होगा हम आंदोलन करेंगे, पहली बात। और दूसरी बात, भाजपा क्लियर करे कि इस कानून का मिसयूज नहीं होगा। तो फिर भाजपा उस कानून में प्रावधान कराती, सरकार उस कानून में प्रावधान कराती कि इसका मिसयूज ना हो। लेकिन भाजपा ने आधा अधूरा कानून पारित कर कर हमें हमारे ही बीच में खाई पैदा कर दी, एक दूसरे का दुश्मन बना दिया है। यानी कि स्पष्ट शब्दों में आप कोई बोल भी नहीं सकता कि मैं दलित विरोधी नहीं हूं, मैं ओबीसी विरोधी नहीं हूं, या कोई ये भी नहीं कह सकता कि मैं महिला विरोधी नहीं हूं। स्पष्ट दिखा कि तुम हो, साफ और सीधी बात है। यदि तुम नहीं होते तुम मंथन करते कि क्या विश्वविद्यालयों में सचमुच में इस प्रकार से शोषण हो रहे हैं। सचमुच में लिंग के, मैं इस विषय को लेकर काफी चिंतित हुई कि विश्वविद्यालयों में क्या इस प्रकार का शोषण, इस प्रकार का भेदभाव, इस प्रकार का क्राइम देखने को मिल रहा है। क्यों, किस बेसिस पे? तो वहां तो पढ़े लिखे लोग जा रहे हैं ना। विश्वविद्यालयों में हमारे जितने भी शिक्षण प्रशिक्षण क्षेत्र हैं वहां तो पढ़े लिखे लोग होंगे, अनपढ़ तो कोई भी नहीं होगा। और वो भी वहां जाति को लेकर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, जाति को लेकर प्रताड़ित कर रहे हैं, जाति को लेकर किसी को अपमान कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? मैं सभी सम्मानित देशवासियों से फिर से कहना चाहूंगी कि जरूरी नहीं होता है कि हर चीज का हम विरोध इसलिए करें कि वो हमारे पक्ष में नहीं है, या हर चीज का समर्थन इसलिए कर दे कि वो हमारे पक्ष में है। कभी कभी निष्पक्ष भी हमें सोचना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा। 21वीं सदी में आधुनिक भारत में भी यदि इस प्रकार का क्राइम देखने को मिल रहा है, इस प्रकार की बातें सुनने को मिल रहे हैं, इस प्रकार के अपराध हो रहे हैं, तो कानून की विरोध करने की जरूरत नहीं है। अपनी सोच का विरोध करने की जरूरत है, अपनी सोच पे विचार करने की जरूरत है, अपने सोचने की जरूरत है। क्यों, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? फिर वहां भी जो आदि मानव जंगलों से, वो भी ऐसे अभद्र नहीं थे, वो भी ऐसे दुष्ट नहीं थे कि अपने लोगों के साथ भेदभाव करें। तो आशा ही नहीं, पूर्ण उम्मीद करूंगी कि आप लोग आत्म मंथन करेंगे और सोचेंगे समझेंगे इस चीज को, और निष्पक्ष होकर के काम करेंगे। हमारा विरोध सरकारों से होना चाहिए। हमारा विरोध किसी के हित के आगे, किसी के सुरक्षा के आगे, किसी के अधिकारों के आगे नहीं होना चाहिए। हमें आपस में फूट पैदा नहीं करनी चाहिए। हमें एक दूसरे के साथ तालमेल मिलाकर चलना चाहिए। हमें अंतरतम में झांकना चाहिए कि आखिर हम इस युग में भी अपने लोगों के साथ छुआछूत भेदभाव क्यों कर रहे हैं। और ध्यान रहे साथियों, कानून सिर्फ क्राइम को रोक सकता है, मिटा नहीं सकता। सजा दिला सकता है, जब क्राइम हो जाता है उसको फिर वैसे नहीं कर सकता है। लेकिन यदि क्राइम को कोई मिटा सकता है, वो हमारी आपस की समानता, आपस की चर्चा, एक दूसरे के साथ समरसता, एक दूसरे के साथ सौहार्द। और जो कुछ इतना मिट पाया है, महिलाओं के ऊपर हो रहे शोषण जो खत्म हो पाए हैं, जो कुछ भी अभी तक महिलाओं की, हमारे ओबीसी एससी एसटी समाज की स्थिति सुधर पाई है, वो सिर्फ और सिर्फ संविधान की वजह से सुधर पाई है। और अभी भी जिस प्रकार से समाज में एक दूसरे के प्रति लोग खुंखार हो गए हैं, एक दूसरे के प्रति लोग फूटे आंख नहीं भाते हैं। मैंने भी एक दो पोस्ट इस संदर्भ में डाली और लोग कह रहे थे, बोला कि यूकेडी को बाइकआउट। आपको समझ आ रहा था कि मैं क्या कहना चाह रही थी? मैं ना तो जनरल समाज को विलन देखना चाहती थी, विलन घोषित देखना चाहती थी, और ना ही हम अपनी ओबीसी एसटी एससी समाज को पीड़ित देखना चाहते हैं। आखिर हम एक देश का होकर के, आखिर हम एक समाज के होकर के, एक धर्म का होकर के, एक पीड़ित और एक विलन कैसे टाइटल अपने माथे पर लेकर चले? हमें तो सामान्य जीवन जीना चाहिए, एक दूसरे के साथ समरसता का जीवन जीना चाहिए। मैं पूछना चाहती हूँ अपने जनरल समाज के लोगों से, क्या आप अपने माथे पे विलेन का टाइटल लेकर चलोगे? मैं अपने ओबीसी एससी एसटी समाज से पूछना चाहती हूँ, क्या आप जीवन भर, जिंदगी भर अपने माथे पे पीड़ित का टाइटल लेकर चलोगे?
कभी तो हम मिलेंगे, कभी तो हम एक होंगे, कभी तो हम समझेंगे कि दुश्मनी इस शरीर की, इस आत्मा की नहीं है। दुश्मनी उस घटिया मानसिकता की है, उस जातिगत मानसिकता की है जो सदियों से कैंसर बन करके हमारे दिलो दिमाग को खा चुका है, हमारे समाज को बर्बाद कर चुका है। और कितना बर्बाद करोगे समाज को इस कास्ट के माध्यम से, इस कास्ट के चलते, इस कास्ट की वजह से कितना बर्बाद करोगे। तो मेरे भाई बहनों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगी कि किसी भी कीमत पर एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े ना हो। यदि हमारे लोगों के साथ छुआछूत हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है जात के नाम पे, तो जरूर कानून बनाया जाना चाहिए। उन्हें न्याय सुरक्षा मिलनी चाहिए, उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए, उसमें हमें समर्थन करना चाहिए। यदि हम खुद को साहसी, वीरता समझते हैं, बुद्धिजीवी समझते हैं, सक्षम समझते हैं, तो हमें अपनी सक्षमता अपनी उन लोगों की भलाई के लिए दिखाना चाहिए जो हमसे कमजोर हैं, जो कहीं ना कहीं हमसे पीड़ित है। आप लोग बताइएगा कि ओबीसी, एससी, एसटी समाज के साथ छुआछूत करने के लिए अमेरिका के लोग भी नहीं आते होंगे, वहाँ क्या बोलते उसके लिए, जापान या जर्मनी या चाइना या अदर कंट्री के लोग तो नहीं आते होंगे। यहाँ तक कि सिख, ईसाई, मुसलमान भी उनके साथ भेदभाव नहीं करते होंगे। जाहिर सी बात है कि हमें लोग, अपर कास्ट के ही लोग अपनी ओबीसी, एससी, एसटी समाज के साथ भेदभाव करते हैं। मैं महिलाओं की बात करती हूँ, तो जो महिलाएं हमारे यूनिवर्सिटी में हमारे बच्चे, माँ बहन बेटियां पढ़ रही हैं, हमारी बहन बेटियां पढ़ रही हैं, उनको टॉर्चर करने के लिए कोई अमेरिका पुरुष तो नहीं आ रहा होगा, या जापान या जर्मनी या पाकिस्तान, अफगानिस्तान या चाइना से तो नहीं आ रहा होगा। जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान के ही पुरुष, हिंदुस्तान के ही लोग हमारी महिलाओं के साथ शोषण कर रहे होंगे। यदि महिलाओं के प्रोटेक्शन में, यदि ओबीसी, एसटी, एससी समाज के प्रोटेक्शन में कोई नियम बन जाता है, तो हमें स्वागत करना चाहिए उस चीज़ का। हाँ भाई, इनके लिए न्याय सुरक्षा होनी चाहिए, और सरकारों को दोनों तरफ के लिए क्लियर करना चाहिए कि इन्हें प्रोटेक्शन तो मिलना ही चाहिए, लेकिन इसका दुरुपयोग ना हो, इसका मिसयूज ना हो। ये सरकारों की हेडिक है, ये शासन प्रशासन की हेडिक है कि वो उसका मिसयूज ना होने दें। लेकिन नहीं, हमें नहीं सोचना होता है। हमें लगता है कि ये हमारे पक्ष में है तो इसका हम समर्थन करेंगे, चाहे वो कैसा भी हो, और वो हमारे खिलाफत में है तो उसका हमने विरोध करना है, चाहे वो कैसा भी हो। नहीं साथियों, हमें निष्पक्ष होकर काम करना है। हमारी लड़ाई समाज से नहीं है, हमारी लड़ाई जनता से नहीं है, हमारी लड़ाई सिस्टम से है, हमारी लड़ाई बुराइयों से है, हमारी लड़ाई प्रथाओं से है, हमारी लड़ाई जातिवादी मानसिकता से है, और वो हमें आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर निपटारा करना होगा। आशा ही नहीं, पूर्ण उम्मीद करूंगी हम सब जागरूक होंगे। और ध्यान रहे मेरे भाई बहनों, इस देश में जो कुछ भी बदलाव आया संविधान की वजह से आया, किसी जातिवादी मानसिकता की वजह से, किसी धार्मिक कट्टरता की वजह से, किसी पाखंड की वजह से नहीं आया। जो हमारी माँ बहन बेटियों की, हमारे शिल्पकार समाज की जो स्थिति सुधरी है, वो भी संविधान की वजह से सुधरी है, किसी बेईमान की वजह से नहीं। मैं सच कहूँ, किसी बेईमान की वजह से नहीं, या किसी भी जातिगत मानसिकता की वजह से नहीं। और आज भी यदि कुछ अपराध रोके जाएंगे, जघन्य अपराध रोके जाएंगे, वो भी कानून के माध्यम से रोके जाएंगे। कानून बनाना ही पड़ेगा। यदि आधुनिक भारत में, यदि इस युग में भी समाज में इस प्रकार के दुर्भाग्यपूर्ण कृत्य हो रहे हैं, तो कानून बनाए जाने चाहिए, अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उसमें समाज के बीच फूट पैदा नहीं होनी चाहिए। दोनों, सबको एक स्वर में कहना चाहिए। यदि इस प्रकार की भ्रष्ट नीतियां, इस प्रकार का शोषण, इस प्रकार का अत्याचार किसी के साथ हो रहा है, सबको एक स्वर में कहना चाहिए यह अत्याचार नहीं होना चाहिए। वो अत्याचार चाहे लिंग के नाम पे हो, जाति के नाम पे हो, प्रांत के नाम पे हो, धर्म के नाम पे हो, या नस्ल के नाम पे हो, या रंग के नाम पे हो, या आर्थिक कमजोरी के नाम पे हो। शोषण नहीं होना चाहिए। शोषण के लिए कोई जगह नहीं है समाज में, शोषण के लिए कोई जगह नहीं है यूनिवर्सिटियों में। ये कैसी विडंबना है, कैसी विडंबना है। और ऐसे शोषण के लिए नियम कानून न बनाए तो क्या बनाए, हमें शर्म आनी चाहिए। यदि आज भी छुआछूत पे, भेदभाव पे कानून बन रहा है, छुआछूत हो रहा है, शोषण हो रहा है, हमें शर्म आनी चाहिए। एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते, एक मनुष्य होने के नाते, इस देश के नागरिक होने के नाते हम सबको शर्म आनी चाहिए। और यदि हमें शर्म नहीं आ रही है तो हम राक्षस हैं, फिर हम किसी के भी तेजी नहीं हो सकते हैं। और सनद रहे, नियम कानूनों से सिर्फ क्राइम रोके जा सकेंगे, लेकिन परिवर्तन हमारे हृदय परिवर्तन से आएगा। सिर्फ सत्ता परिवर्तन से काम नहीं चलेगा। सत्ता परिवर्तन का अर्थ है एक बड़ा चोर को निकालो, छोटा चोर बैठाओ।
बड़ा चोर को गेट आउट करो, छोटे चोर को बैठाओ, लेकिन हृदय परिवर्तन से हम सोच पाएंगे कि नहीं यार, बच्चे तो सबके होते हैं, क्या जनरल कास्ट के बच्चे बच्चे होते हैं और ओबीसी एससी एसटी समाज के बच्चे बच्चे नहीं होते हैं? क्या हमारा जीवन भविष्य है और हमारे शिल्पकार समाज का जीवन भविष्य नहीं है? क्या माँ बहन बेटियां सिर्फ ओबीसी एसटी एससी समाज के बीच होते हैं? जनरल कास्ट के लोगों के घर माँ बहन बेटियां नहीं होते हैं? क्या विकलांग सिर्फ जनरल कास्ट समाज चाहती हूँ ओबीसी एसटी एससी समाज के बीच होते हैं? हमारे कास्ट में विकलांग नहीं होते हैं? और हम तो पहाड़ क्षेत्र के लोग हैं, क्या हमारे साथ भेदभाव नहीं होता है? सबके साथ होता है मेरे भाई बहन। इसलिए हमको समरसता से काम करना होगा। और आपने तो बड़े जो ये भी ये मुझे इस बात का दुख भी है कि भाजपा के चंगुल में हमारे वो भी लोग फंसे हैं जो सचमुच में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते, नहीं चाहते हैं, वो भी फंसे मेरे भाई बहनों। लेकिन मैं पूछना चाह रही हूँ, जो कह रहे थे कि कंधों से ऊंची छाती नहीं होती और धर्म से ऊंचा कोई जाति नहीं होती, हो गया फुस। सिर्फ एक यूजीसी में नियम फेरबदल करने से, वो भी भाजपा का प्रोपेगेंडा था, भाजपा का षड्यंत्र था। और मैं कह रही थी कि भाजपा के षड्यंत्र से बचो, चुपचाप मौन समर्थन कर दो, मौन समर्थन कर दो और सरकार से जवाब तलब करो कि हमें गारंटीड करें इसका मिसयूज नहीं होगा, मिसयूज करने वालों को भी सजा मिलेगी। ये आपको सरकार से निवेदन करना था, सरकार पे दबाव बनाना था। आप लोगों ने कहा था हिंदू जाति पाति की करो विदाई और हिंदू हिंदू भाई भाई, और एक यूजीसी में फेरबदल होने से सारे हिंदू खाई खाई एक दूसरे के खिलाफत में खड़े हो गए, दुश्मन मान लिया एक ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को दुश्मन मान लिया। ऐसा नहीं चलेगा। और क्या जातियों की कुर्बानी हमेशा ओबीसी एससी एसटी समाज देगा? क्या धर्म के लिए कुर्बानी हमेशा एससी एसटी ओबीसी समाज देगा? महिलाएं देंगे? ऐसा क्यों होगा मेरे भाई बहनों? ये बेहद ही चिंताजनक बात है और इस पे विचार होना चाहिए, हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए। जाति पाति की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। और एक यूजीसी कानून में उन लोगों के लिए न्याय सुरक्षा अधिकारों का प्रावधान क्या आ गया, हमारे अंदर की जाति सड़न जाग गई। यदि हमने जाति पाति की विदाई कर दी थी, जाति पाति की करो विदाई करने वाले भी हम ही लोग हैं, जनरल कास्ट के लोग, अपर कास्ट के लोग। हमारे ओबीसी एससी एसटी समाज ने तो कभी बोला नहीं होगा कि जाति पाति की करो विदाई, बोलने वाले भी हम। और थोड़ा सा छेड़ लगा दी, हमारे अंदर की जाति जाग गई। मेरे भाई बहनों, मैं स्पष्ट शब्दों में कह रही हूं, सत्ता हमेशा नहीं रहती है, लेकिन यह देश हमेशा रहेगा, इस देश के नागरिक हमेशा रहेंगे। छोटे छोटे बातों के लिए हमें तिलमिलाना नहीं है, अपने बीच खाई पैदा नहीं करनी है। हम कहते हैं कि आरक्षण के वजह से जाति हुई है, नहीं साथियों, हम लोगों को मनन करना चाहिए। चाहे वो आरक्षण का नियम हो, चाहे एसटी एससी एसटी और क्या है एएससी क्या बोले यार, चाहे एससी एसटी एक्ट हो या यूजीसी में नियमों में फेरबदल हो, ये जातिवाद मानसिकता के कारण हुआ है ना साथियों। संविधान के कारण आरक्षण नहीं हुआ है, बल्कि छुआछूत के कारण आरक्षण हुआ है, भेदभाव के कारण आरक्षण हुआ है। और संविधान में लिखी गई आरक्षण, चाहे वो महिलाओं को 33% उत्तराखंड में आरक्षण मिल रहा हो या देश में महिलाओं को आरक्षण मिल रहा हो, किसी भी लोगों को आरक्षण इस बात का प्रमाण है कि हमने अपने लोगों के साथ भेदभाव किया है। स्पष्ट शब्दों में कह रही हूँ, सत्य को जानो, सत्य को पहचानो, सही बात कहो, सही बात बोलो। एक दूसरे के खिलाफत में देश मजबूत नहीं होगा। खिलाफ सिस्टम का जाना है, भ्रष्ट तंत्र का जाना है, खिलाफ सरकारों का जाना है, ना कि जनता का, ना कि समाज का, ना कि किसी व्यक्ति का। साफ और सीधी बात है। आरक्षण की वजह से हम पीछे नहीं रहे, जातिवादी मानसिकता की वजह से हम पीछे रहे। यूजीसी में कानून लाने पड़ रहे हैं, इसका अर्थ है कि आज भी हम जातिवादी मानसिकता से ग्रसित हैं। हम ग्रसित नहीं होते तो यूजीसी में सवाल ही किसको पड़ी है कि भाई कानून लेके चलो,
कहीं ना कहीं भाजपा ने हमारी कमजोर नस दबाई है, कहीं ना कहीं भाजपा ने देखा है ये बात समाज में जा करके कि बहुत छुआछूत है। दबाओ इनकी ये कमजोर नस, छुआछूत जातिवादी सनातनियों की कमजोर नस है, इस नस को दबाओ और इनके बीच फूट पैदा कर दो। जो कम से कम थोड़ा सा खाई भर चुकी थी, उस खाई में फिर से जो है उस जो एकता थोड़ा हम जुड़ चुके थे उसे फिर से बर्बाद कर दो, ध्वस्त कर दो। तो गलतफहमी ना पाले। हमारा देश का संविधान देश विश्व के सबसे बड़ा लिखित संविधान है। वो इस बात की गवाही है कि इस देश में कितना क्राइम होता था, जाति के बेसिस पे, धर्म के बेसिस पे, लिंग के बेसिस पे, प्रथाओं के बेसिस पे, संस्कारों के बेसिस पे, घरेलू हिंसा के बेसिस पे, न जाने कहाँ कहाँ कैसे कैसे शोषण होता था। संविधान, इतना बड़ा संविधान हमारा लिखा गया, सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारा लिखा गया, वो इस बात का प्रमाण है कि हम लोग अपने लोगों के शोषणकारी, अपने लोगों के दमनकारी लोग हैं। हम अपने लोगों का विरोध करते हैं, हम अपने लोगों का शोषण करते हैं। और उन संविधान में पाए जाने वाले आरक्षण भी इसी बात के गवाह हैं कि हमने अपने लोगों को उनके अधिकारों से वंचित रख दिया था। जिनको वंचित नहीं रखा गया, उन्हें आरक्षण नहीं मिला, उन्हें उनके लिए प्रावधान नहीं लिखा गया। महिलाओं को हर चीज से, उनके अधिकारों से, उनके अभिव्यक्ति से, उनकी आज़ादी से, उनके हर चीज से वंचित किया गया। इसलिए महिलाओं के लिए आर्थिक सुविधाएं दी गई, महिलाओं के लिए हर चीज का अधिकार दिया गया, नौकरी का अधिकार दिया गया, अभिव्यक्ति का अधिकार दिया गया, पढ़ने का, लिखने का, चलने का, फिरने का, बोलने का, सब कुछ का अधिकार दिया गया महिलाओं को। और पूरे देश को बोलने का अधिकार नहीं था, पूरे देश को कई प्रकार के अधिकार नहीं थे, तो वो अधिकार भी दे रखे हैं आर्टिकल 19 में। पूरे लोगों को, पूरे देश को दे रखे हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी दे रखी है, बोलने की, पढ़ने की, रोजगार की, जीवन जीने की, वो अधिकार दे रखा है। अंग्रेजों ने छीन लिया था हमसे हमारे तमाम अधिकार। तो जो जो अधिकार नहीं थे हमारे पास, वो अधिकार संविधान ने लिखा है। और जिन जिन को उनके अधिकारों से वंचित रखा गया, उनके लिए संविधान में अधिकार लिखे गए हैं। तो इस बात के प्रमाण है कि हमने अपने लोगों का कितना शोषण किया, जाति के नाम पे, लिंग के नाम पे, प्रांत के नाम पे, नस्ल के नाम पे, रंग के नाम पे, न जाने किस किस के हमने एक शोषण में दूसरा शोषण ढूंढ ही लिया। लोगों ने विश्व में, हम जब पढ़ते हैं विश्व का इतिहास, विश्व के बारे में जब हम समझते हैं, जानते हैं, तो लोगों ने, विश्व ने अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी, अलग अलग प्रकार के दार्शनिक, अलग अलग प्रकार के चीजें प्रयोग किया है, अलग अलग प्रकार के चीजों का निर्माण किया है। लेकिन हमने जाति के अंदर जाति, जाति के अंदर जाति, जाति के अंदर जाति, जाति के अंदर जाति, पूरा देश जातियों से भरा पड़ा है। और होती क्या है वह जाति? कोई पूछेगा, मुझे पूछेगा कोई, हमारी जाति कास्ट नेगी, या कोई पूछेगा नेगी का अर्थ क्या होता है, मुझे पता ही नहीं होता क्या है किसी जाति का अर्थ। और मैं इन चीज़ों पे जब पढ़ती भी हूँ, रिसर्च भी करती, कुछ है ही नहीं इनका अर्थ, नगण्य है ये। इनका विलोम शब्द भी नहीं है, इनका पर्यायवाची शब्द भी नहीं है, इनका कुछ भी परिभाषा नहीं है, कुछ भी अर्थ नहीं है, कुछ भी फायदा नहीं है। नुकसान ही है, सिर्फ नुकसान ही है। और जिसका नुकसान है उसको हम ऐसे जकड़ करके बैठे हुए हैं कि कहीं हमारी जाति छूटेगी तो न जाने हमारे हाथों से क्या छूट जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है मेरे भाई बहनों? जिस जाति के कोई अर्थ नहीं, कोई विलोम शब्द नहीं, कोई पर्यायवाची शब्द नहीं, कुछ कोई फायदा नहीं, सिर्फ नुकसान नुकसान नुकसान, उस जाति को हम ध्वस्त क्यों नहीं कर लेते? इस समाज से हम जाति पाति को हटा करके एक भारतीय होने के नाते, एक सनातनी होने के नाते क्यों ना हम आगे बढ़े, क्यों ना हम उस पर काम करें? कल परसों इतने जोर शोर से कह रहे थे कि हम तो सनातनी हैं, ये है सो है। एक जाति, एक यूजिस, कितने कमजोर लोग हैं हम, कितने कायर लोग हैं हम, कितने डरपोक लोग हैं हम, कि एक जाति का आने से हम सब ध्वस्त हो चुके हैं। हमारे अंदर का कीड़ा जाग चुका है। हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हम सत्य सनातन की बात करते हैं, हम अखंड भारत की बात करते हैं, हम विकसित भारत की बात करते हैं। और एक यूजीसी ने हमारे जो खोल है ना, वो खोल उतार के रख दिया। जब सर्पक कांचल हो ना, कि सर्प या कौन कांचल या कौन, तो हमारा खोल उतार कर रख दिया। एक्चुअल में हम अंदर से जातीयवादी मानसिकता के लोग हैं। हम नहीं हो सकते विकसित, हम नहीं हो सकते अखंड, हम नहीं हो सकते कभी भाई भाई। जब तक हमारी मानसिकता में ये जाति घुसी रहेगी, जब तक हमारी मानसिकता में ये धूर्तता घुसी रहेगी, मैं ऊंचा तू नीचा, ये बड़ा तू छोटा, अलाना फलाना ढिमका घुसता रहेगा, तब तक हम भाई भाई नहीं हो सकते, तब तक हम अखंड नहीं हो सकते, तब तक हम विकसित नहीं हो सकते, तब तक हम समृद्धशाली हो ही नहीं, कैसे होंगे?
कैसे होंगे? हम तो किसी को फूटी आँख निभा रहे हैं। यदि हमारे कारण, ये सोचने हमें शर्म आनी चाहिए, यदि हमारे कारण सदियों से, हज़ारों सालों से किसी के साथ छुआ-छूत हो रहा है, तो हमें शर्म आनी चाहिए। यदि हमारे कारण किसी के अधिकारों का हनन हो रहा है, किसी के न्याय सुरक्षा पे सेंध लग रही है, तो हमें शर्म आनी चाहिए। यदि हमारे कारण कोई अपने आप को खतरा महसूस कर रहा है, हमें शर्म आनी चाहिए मेरे भाई-बहनों। शर्म का विषय है ये। तो आशा नहीं पूर्ण उम्मीद करूँगी कि हम सभी जागेंगे, हम अपने अंदर की मानसिकता पे शर्म करेंगे, उस हृदय को परिवर्तन करेंगे, अपने लोगों को गले लगाएँगे, उनकी न्याय, सुरक्षा, अधिकारों के लिए उन्हें इस प्रकार से सुरक्षित महसूस कराएँगे कि ताकि उन्हें इस बात का भय ना हो कि हमारे लोग कहीं हमारा शोषण ना कर दें, कहीं हमारे साथ छुआ-छूत ना कर दें, अत्याचार ना कर दें, कहीं हमारा अधिकार पे डाका ना डाल दें। हमारे लोगों को हमारे साथ खुश होना चाहिए, सुरक्षित महसूस करना चाहिए। आशा उम्मीद करूँगी कि हम सभी लोग इस जातिवादी वादी मानसिकता को ध्वस्त करेंगे और हम सब एकजुट होकर के आगे लड़ाई लड़ेंगे। और जो भाई इस बात से मेरे नाराज़ हैं कि दीदी आपने यूसीजी का क्यों समर्थन किया, वो समझ चुके हो मैंने क्यों समर्थन किया। क्योंकि मैं ना तो जनरल कास्ट का नुकसान चाहती हूँ और ना ही मैं अपने एसटी, ओबीसी, एसी समाज का किसी भी प्रकार से शोषण चाहती हूँ साथियों। मैं किसी का भी बुरा नहीं चाहती, किसी का भी नुकसान नहीं चाहती, पर इतना चाहती हूँ कि आप हमें समझें, आप अपनी बात को समझें, रखें और ईमानदारी से रखें। हर बात का विरोध करना इसलिए जायज़ नहीं है कि वो मेरे पक्ष में नहीं है, और हर बात का समर्थन करना इसलिए जायज़ नहीं है कि वो मेरे पक्ष में है। नहीं साथियों, कभी-कभी अगर हमारे पक्ष में ना भी हो, यदि किसी और के पक्ष में है और वो सही है, न्याय उचित है, उसका समर्थन करना चाहिए। इसलिए मैंने यूजीसी का समर्थन किया, क्योंकि वो हमारे उन पीड़ित, वंचित लोगों के समर्थन में था, उनके हक में था, जिनका हक हम जनरल कास्ट के लोगों की वजह से हजारों सालों से ध्वस्त कर दिया गया, जिनका शोषण हमारे वजह से, हमने जिनका शोषण किया, हमारे पूर्वजों ने जिनका शोषण किया, जिनका शोषण हमारे पूर्वजों ने किया, वो कानून उन लोगों के हक में था। हमें तो शर्म आनी चाहिए कि हमने अपने लोगों का शोषण किया। हमें तो क्षमा मांगनी चाहिए अपने ओबीसी, एससी, एसटी समाज से कि हम तुमसे क्षमा याचना चाहते हैं। हमारे कारण तुम्हारे साथ दरिंदगी हुई, तुम्हारे साथ अत्याचार हुआ है, हमारे कारण तुम पीछे रह गए। हमारे लोगों को, खासकर मैं कहूँगी जनरल समाज को, अपनी देश की महिलाओं से, अपने देश के शिल्पकार समाज से माफ़ी माँगनी चाहिए कि हमारे कारण तुम्हारे साथ अत्याचार हुआ है। हम क्षमा चाहते हैं और अब हम तुम्हारी न्याय सुरक्षा के लिए, तुम्हारे अधिकारों के लिए तुम्हें देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और यदि सरकार नहीं देगी, हम सरकार से लड़ झगड़ करके तुम्हें तुम्हारा अधिकार दिलाएँगे। लेकिन नहीं, हमने ऐसा नहीं किया। हम उल्टा उनके अगेंस्ट खड़े हो गए। हमें सरकारों से लड़ झगड़ करके अपने समाज के लोगों का अधिकार छीनना चाहिए था। अपने समाज के लोगों को, अपने धर्म के लोगों को अधिकार दिलाना चाहिए था, उन्हें न्याय दिलाना चाहिए था। लेकिन नहीं, हम तो स्वार्थी हैं। हमें तो अपनी कास्ट आगे नज़र आती है, जिस कास्ट ने पूरे समाज को ध्वस्त कर दिया, पूरे देश को ध्वस्त कर दिया, पूरी दुनिया देख रही है इस विषय को कि भारत में अभी भी छुआ-छूत होता है। 21वीं सदी में भी, आधुनिक भारत में भी ये शर्म का विषय है मेरे भाई-बहन, और हम सबको शर्म आनी चाहिए। आशा नहीं पूर्ण उम्मीद करूँगी कि हम सभी अपने भाइयों को उनका न्याय, उनके हिस्से का सुरक्षा देने में अग्रिम भूमिका निभाएँगे। वो भी तब जब उनके साथ न्याय हम लोगों की वजह से हुआ हो। जब उनके साथ अन्याय हम लोगों के साथ हुआ हो, जब उनके गुनहगार हम स्वयं हों, जब उनके शोषणकारी हमारे पूर्वज रहे हों, जब उनके साथ अत्याचार करने वाले हमारे पूर्वज रहे हों, तब हमें उनसे माफ़ी माँगनी चाहिए। तब हमें उनके न्याय अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। सरकारों से छीनकर उनके हिस्से का न्याय सुरक्षा हमें उन्हें देना चाहिए। हमें उनके अधिकारों में आड़ा नहीं आना चाहिए। आशा नहीं, उम्मीद करती हूँ आप लोग ज़रूर जागरूक होंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद मेरे भाई-बहनों।